एक ऐसा डायरेक्टर जो हॉरर और सस्पेंस मूवी बनाते समय खतरनाक शक्तियों और शैतान को पृथ्वी पर ला देता है। इससे इतनी खौफनाक चीजें होने लगी कि सारी क्रू मेट्स की जान खतरे में पड़ गई होती है। आखिर ऐसे डायरेक्टर से कैसे बचा जाए, यही हमें पता करना है। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही एंशिएंट प्लेस को दिखाते हुए। इस प्लेस की दीवारों के चारों तरफ कई अजीब तरीके की कलाकृतियां मौजूद थी। बहुत ही प्राचीन चीजों से लेकर अलग अलग चित्रकलाएं यहाँ पर मौजूद होती हैं। अब थोड़ा ध्यान से दिखाने के बाद पता चल रहा था कि इसमें किसी वॉर का मेंशन किया गया है, यानी ऐसी लड़ाई जो कई साल पहले लड़ी गई थी। अब आखिर इन सारी कलाकृतियों का प्रेजेंट से क्या काम, ये चीजें सीक्रेट रखी गई हैं जो कुछ ही देर में हमें पता चलेंगी। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जर्मन डायरेक्टर जिसका नाम मैरल था, वो अपनी अलग अलग मूवी शूट कर रहा होता है। मैरल को तो बेस्ट डायरेक्टर के भी अवार्ड्स मिल चुके होते हैं, क्योंकि अब तक उसने बहुत ही ब्लॉकबस्टर्स मूवी बनाई थी। इसमें हॉरर से लेके हर एक कैटेगरी वाली मूवीज शामिल होती हैं। यानी कि अब बात सिंपल थी कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी मैरल को ही कास्ट करते थे डायरेक्ट करने के लिए। लेकिन इतनी मूवीज बनाने के बाद मैरल को कुछ एक्साइटमेंट नहीं आ रही होती। मैरल को लगने लगा कि उसे रियल घटनाओं के ऊपर आधारित मूवी बनानी चाहिए। यहाँ मैरल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी होता है जिसका नाम ड्रैकुला था। वो तो ड्रैकुला का बहुत बड़ा फैन था। उस समय ड्रैकुला के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित थीं। कहा जाता कि ड्रैकुला अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है, जो लोगों का खून पीकर जिंदा रह रहा है। तो इसीलिए मैरल का सोचना था कि मैं इसके ऊपर अगर फिल्म बनाऊंगा तो और ज्यादा लोग मुझसे एंगेज कर पाएंगे। बट मैरल ने जब ये आइडियाज कई सारे लोगों के सामने रखा तो वो इसे अच्छा नहीं मान रहे थे। इसी वजह से मैरल को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब हमें बहुत सारे क्रूमेट्स दिखाए जाते हैं जो कि एक सीन शूट कर रहे थे। इस सीन को ऑब्वियसली मैरल ही डायरेक्ट कर रहा होता है। वो सभी तो बेब नाम की एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की फोटोज ले रहे थे। बेब एक रोमांटिक मूवी की एक्ट्रेस होती है जो काफी अच्छी तरीके से काम करती थी। मैरल कुछ समय तक तो अपना काम अच्छे से करता है, लेकिन बाद में उसने अपने क्रूमेट्स को रुकने के लिए कह दिया। वो तो अब थोड़ा ब्रेक लेकर डायरेक्टली बेब के पास जाता है और उसे समझाता है कि शायद उन्हें ये प्रोजेक्ट होल्ड पर रखना होगा। मैरल को अपने ड्रैकुला प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करना था। अब बेब यहाँ मैरल से बातें करती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है। उसे तो बहुत सारी जगहों से ऑफर मिले हैं, लेकिन वो मैरल के साथ ही काम करना चाहती थी। मैरल भी सोच रहा होता है कि बेब को एक अच्छा ऑफर दे सकते हैं। वो इसके ऊपर सोचने के लिए रेडी हो गया और वहां से जाता है एक पार्टी में जहां सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और प्रोड्यूसर्स आया करते हैं। अब मैरल का भी एक प्रोड्यूसर होता है जो कि ड्रैकुला मूवी के बारे में ही बात कर रहा था। प्रोड्यूसर्स ने बहुत सारे पैसे लगाए और मैरल ने काम भी चालू कर दिया था कुछ समय पहले। लेकिन मैरल उस मूवी के बारे में कुछ ऐसी भी बातें जानता था जो वो प्रोड्यूसर से नहीं शेयर करता। उसने सिर्फ यही कह दिया कि हमारी मूवी अच्छी बन रही है। मैरल ने तो अपने उस मूवी के कास्ट को भी फाइनल कर लिया होता है, जो कि अलग अलग रीजन के लोग होते हैं। अब मैरल का आइडिया था कि वो अपनी क्रू के साथ मूवी शूट करने के लिए किसी अलग ही प्लेस पर जाएंगे। ये थोड़ी डरावनी मूवी होने वाली थी, तो इसीलिए मैरल ने सारा थीम पहले से ही सोच रखा था। कई लोग तो प्रोड्यूसर से बातें भी करते हैं कि ये मूवी किस टाइप की है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैरल ने कुछ बताया नहीं था और अब वो सभी लोग निकल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। मैरल नोटिस करता है कि उसके बैग में एक ग्लास का टुकड़ा है। उसी ग्लास के अंदर रेड कलर मौजूद था, जैसे कि ये कोई खून लग रहा हो। यानी इसी पॉइंट से कुछ अजीब चीजें होना स्टार्ट हो गई थी। मैरल और बाकी लोग इस पर ध्यान नहीं देते और सीधा कुछ जगह वेट करके अपने टेम्पररी एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ दिन रुकना है और फिर वापस अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। डरावनी बात ये थी कि वो जिस प्लेस पर रुके हुए थे वो कोई खंडहर लग रहा था। पूरी तरफ अंधेरा और सारी चीजें इतनी ज्यादा डरावनी। वो होटल कम भूतिया घर ज्यादा लग रहा था, पर अफसोस उन्हें यहाँ पर कुछ दिन बिताने ही होंगे। मैरल ने तो अपने क्रू मेंबर्स और कैमरामैन को भी समझा दिया था कि तुम्हें कम से कम बजट में काम करना है। हमें ये मूवी इस तरीके से बनानी है कि लोग जिससे कनेक्ट कर पाए। कैमरामैन तो इसे संभाल लेगा, लेकिन वहाँ उनकी स्क्रिप्ट राइटर भी थी जो कहने लगी कि सीन्स के हिसाब से कैरेक्टर्स बहुत ही कम हैं, हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। तब जाकर मैरल कहने लगा कि तुम सब भी इसमें पार्टिसिपेट करोगे। स्क्रिप्ट राइटर, कैमरामैन और सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उनके पास तो कोई भी एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था। फिर वो सब इतने बड़े प्रोजेक्ट में कैसे काम कर सकते हैं। किसी को भी मैरल का आइडिया समझ में नहीं आ रहा था, पर अब वो डायरेक्टर है और वो जैसा कहेगा वैसा करना ही पड़ेगा। मैरल ने तो अपने मूवी के मेन कैरेक्टर को भी अच्छी खासी ट्रेनिंग दे दी होती है, जिससे अगले दिन से ही वो शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। रात के समय पता नहीं क्यों मेन कैरेक्टर यहाँ अब कैमरामैन को बुलाकर काफी डर रहा होता है, क्योंकि उसने कुछ आवाजें सुनी। ये आवाजें किसी घोस्ट की तरह लग रही होती हैं जो चिल्ला रहा था।
अब कैमरामैन मेन कैरेक्टर को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि ये बच्चों की बातें हैं। सुबह उसे शूटिंग करनी है तो उसे आराम करना जरूरी होगा। अब अगले दिन मैरल अपनी पूरी कैमरा टीम के साथ मेन कैरेक्टर की शूटिंग करता है। मेन कैरेक्टर इस मूवी में बेब का हस्बैंड बना हुआ है, यानी वो कुछ समय इस जगह पर अपना टाइम बिताएगा और फिर मूवी के अंदर बेब से मिलेगा। अब मैरल के क्रू मेंबर्स अपनी शूटिंग स्टार्ट जैसे ही करते हैं तभी उस जगह पर लैंड लेडी आ जाती है। इस वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी और लेडी आकर उन्हें ये बताने लगती है कि मैरल ने शूटिंग के लिए सारी क्रॉसेस हटा दिए हैं। अब इस तरीके से ये चीजें हटाने पर कोई गलत घटनाएं हो सकती हैं। उस लैंड लेडी का इशारा था किसी काली ताकतों और काली चीजों की, जो ऑब्वियसली गॉड के क्रॉस के निशान की वजह से अंदर नहीं आती थी। बट मैरल के सभी साथी उसे समझाते हैं कि ऐसी कोई भी चीज यहाँ नहीं हो सकती, हम यहाँ कुछ दिनों की शूटिंग ही कर रहे हैं। अब मैरल अपनी दूसरी शूटिंग लोकेशन की तरफ जाता है जो कि एक अबैंडन्ड कासल था। वो कासल बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर मेन कैरेक्टर को अकेले जाना था। अब सभी कैमरामैन वहां पर आ तो चुके होते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर मैरल के सामने आकर कहने लगा कि ये सारी चीजें तो स्क्रिप्ट में नहीं थी। आखिर मैरल इस तरीके से कैसे स्क्रिप्ट चेंज कर रहा है? तब मैरल बताता है कि वो इस पूरी सीन्स को एकदम रियलिस्टिक रखना चाहता है। मैरल ने तो मेन कैरेक्टर को भी डिटेल व्यू में नहीं बताया होता है और अब वो अपने ड्रैकुला वाले साथी को लेकर आता है जिसका नाम श्रेक था, यानी कि श्रेक इस पूरी मूवी में विलेन का रोल करेगा। मेन कैरेक्टर को धीरे धीरे कासल के अंदर जाना है और ड्रैकुला यानी कि श्रेक उसका पीछा करते हुए अंदर जाएगा। प्रोड्यूसर को अच्छे से समझाने के बाद मैरल वापस से शूट करता है और एक ही बार में उसे परफेक्ट व्यू मिल गया था, यानी कि उनका आज का काम पूरा हो चुका है और वो वापस अपने होटल में जा सकते हैं। मैरल ने सारे क्रू मेंबर्स को आराम करने के लिए कहा। प्रोड्यूसर एकदम हैरान था क्योंकि श्रेक नाम के उस आदमी के पास कोई भी एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था, तभी भी मैरल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता है। अब यहाँ कैमरामैन को कासल के अंदर जाकर कई सारे शॉट्स लेने थे जो कि उस मूवी के सीन्स बनेंगे। इसी प्रोसेस में हमें पता नहीं क्यों श्रेक दिखाया गया उस कैमरामैन के पास। वो अजीब तरीके से कैमरामैन का पीछा कर रहा था। अब जब थोड़ी देर बाद यहाँ कुछ क्रू मेंबर्स अंदर जाते हैं तो उन्हें कैमरामैन जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। जल्द से जल्द वो कैमरामैन को लेकर एक सेफ जगह पर जा रहे थे और उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन बता रहा था कि किसी ने उससे पीछे से हमला किया। सभी सोच रहे होते हैं कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, इसीलिए कोई भी इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अगले दिन की शूटिंग पर लग जाते हैं। लेकिन जब वो लैंड लेडी यहाँ कैमरामैन के पास आती है तो उसे कुछ सेंस हुआ, ऐसा जैसे कि कुछ काली ताकतें उस कैमरामैन के आसपास घूम रही हैं। वो किसी को ये बात नहीं बताती और वहाँ से तुरंत ही चली जाती है। मैरल पहली बार सेट के ऊपर श्रेक को बुलाता है, जिसे देखकर सभी चौंक गए क्योंकि श्रेक हमेशा कैरेक्टर में ही रहता। ऐसा लग रहा था कि वो अभी से ही एक्टिंग कर रहा है। तब मैरल सबको समझाता है कि श्रेक एक मेथड एक्टर है, उसे हर एक सीन करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। अब पूरी स्क्रिप्ट बताने पर वो शूटिंग करने लगे जहाँ पर श्रेक और मेन कैरेक्टर एक दूसरे से बातें करेंगे। स्क्रिप्ट में जो लिखा था उन्हें वैसे ही करना था, बट श्रेक ऑफ स्क्रिप्ट जाने लगा। उसने तो अब मेन कैरेक्टर का एक लॉकेट देखा जिसके ऊपर बेब की फोटो बनी थी। वो तो उसे बहुत गौर से देखने लगा और अजीब तरीके की हरकतें करता है। मैरल भी श्रेक से डिसअपॉइंटेड हो गया क्योंकि वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहा था। मैरल जब चिल्लाता है तो श्रेक को पहली बार हम गुस्सा होता हुआ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो मैरल को पकड़कर मार देगा। कैमरामैन तो एकदम से कमजोर हो चुका था, जैसे कि उसके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब हमें श्रेक दिखाया गया जो किसी अनजान आदमी के सामने बातें कर रहा था। उस अनजान आदमी का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसने श्रेक को एक बॉटल दी। उसी बॉटल के अंदर रेड कलर का लिक्विड होता है जैसे कि वो ब्लड हो। श्रेक ने उस बॉटल को ले लिया और हंसते हुए अपना काम करने के लिए निकल पड़ा। देखकर यही लग रहा था कि श्रेक जो भी कर रहा है उसे ये आदमी गाइड कर रहा था। श्रेक ने तो उस आदमी से एक्सेप्ट भी किया कि वही ड्रैकुला है जो आज तक जिंदा है लोगों का खून पीकर। हमें तो मैरल भी दिखाया गया जो कि अपने आगे की शूटिंग कंटिन्यू करता है। उसने मेन कैरेक्टर और श्रेक को सामने की तरफ रखा और स्क्रिप्ट बताते हुए एक्टिंग कराना स्टार्ट किया। श्रेक की एक्टिंग एकदम परफेक्ट होती है और वो कभी भी अपने कैरेक्टर से निकल ही नहीं रहा था। अब उनका मेन कैरेक्टर का गलती से एक हाथ कट जाता है। खून को निकलता हुआ देखकर श्रेक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर दिया। ये इसीलिए क्योंकि श्रेक एक असली का वैम्पायर है। वो बिल्कुल भी इंसानों का ब्लड देखकर रुक नहीं पाता क्योंकि वो उसी से जिंदा रहता है। अब सभी लोग एकदम परेशान हो गए क्योंकि ये चीजें तो नहीं इंक्लूड थी, फिर श्रेक इस तरीके से हमला क्यों कर रहा है। सभी इस सीन को रोकने की कोशिश करते हैं पर इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ की चली गई। अब इसी मौके का फायदा उठाकर श्रेक पहले मेन कैरेक्टर पर हमला तो करता है, बट अब तुरंत ही वो कैमरामैन पर कूद पड़ा था। कैमरामैन जो शायद पहले से ही इन्फेक्टेड होता है श्रेक द्वारा।
कहा जाता था कि श्रेक जिसे भी काटेगा वो भी वेम्पायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में मैरल और बाकी सब जल्द से जल्द श्रेक को छुड़ाते हैं और कैमरामैन का देखरेख करते हैं। कैमरामैन का चेहरा एकदम से पागलों जैसा हो चुका था। मैरल तो यहाँ अब श्रेक से कुछ बातें करना चाहता था, इसीलिए वो यहीं पर उसे रहने के लिए कहता है। और अब मैरल सबसे पहले सारे प्रोड्यूसर से मिलकर कैमरामैन को एक सेफ जगह पर लेकर जाता है। हमें तो श्रेक दिखाया गया जो उन कैमरास और वीडियोस में कई सारे फुटेजेस देख रहा था शूटिंग के, और अब पहली बार उसने सनराइज की फोटो देखी होती है, क्योंकि वेम्पायर्स दिन के समय कमजोर हो जाते। अगर उनकी बॉडी पर सन की रोशनी पड़ेगी तो वो पूरा जल जाएंगे। इस मोमेंट पर श्रेक ने डिस्कवर किया कि इंसान कितने एडवांस हैं, वो टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज करते हैं और अपनी जीवन यापन करते हैं। अब एक प्रोड्यूसर और राइटर मैरल को बता रहे थे कि कोई भी चीजें स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रही हैं। आखिर ये कैसी मूवी है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं रहा था। मैरल बताता है कि मैंने जिस तरीके का सोचा है एंड में हमें वही रिजल्ट मिलेगा, बट मैरल उन्हें धमकी देने लगा कि वो बीच में ही प्रोजेक्ट को छोड़ देगा। सारी चीजें उसके हिसाब से होनी चाहिए, तभी वो मूवी अच्छी बनेगी। प्रोड्यूसर और राइटर एकदम मजबूर थे, क्योंकि उन्हें मैरल की काबिलियत पर भरोसा होता है और इसी तरीके से उसने कई ब्लॉकबस्टर्स दिए थे। कैमरामैन को बहुत ज्यादा ही पसीना आ रहा था, यानी कि वो किसी चीज में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैरल तो प्राइवेटली श्रेक से मिलता है और उसे डांटने लगता है, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं कहा था कि उसके क्रू मेट्स को नुकसान पहुंचाओ। अब बाद में पता चला कि वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि मैरल ही था, जिसने कि श्रेक को वो बॉटल दी होती है। यानी शुरुआत से मैरल को पता है कि श्रेक एक असली वेम्पायर है, और वो जानबूझकर अपनी मूवी में उसे कास्ट कर रहा था, क्योंकि वो ऑडियंस को एकदम रियल और ऑथेंटिक कैरेक्टर दिखाना चाहता था। इसके बदले मैरल ने श्रेक से वादा किया था कि वो उनकी लीड कैरेक्टर यानी कि बेब को उसके हवाले करेगा, फिर श्रेक उसका चाहे मर्डर करे या फिर उसका खून पिए, ये सब उसके ऊपर है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद श्रेक ने डील तोड़ते हुए मेन कैरेक्टर और कैमरामैन पर हमला किया। इसी वजह से मैरल काफी गुस्सा होता है, लेकिन देखकर यही लग रहा था कि श्रेक को इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैरल सोचने लगा कि उसने श्रेक को कास्ट करके कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उसका पहली बार इंटरेक्शन किसी वेम्पायर से हो रहा था। अगर श्रेक चाहे तो अपनी ताकत की वजह से उन सभी को मार सकता है, बट फिर भी मैरल को किसी भी तरीके से अपनी ये मूवी खत्म करनी थी। श्रेक तो यहाँ पर अब बेब की लॉकेट देखता है, जिसमें उसकी छोटी सी फोटो मौजूद थी। श्रेक को किसी भी हालत में अब बेब चाहिए थी। अब एक कासल के ऊपर दूसरी शूटिंग लोकेशन बनाई जाती है, जहां पर शिप की रिकॉर्डिंग होगी। प्रोड्यूसर और राइटर एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं एक बुक के ऊपर जो ड्रैकुला की थी। अब श्रेक भी उनके पास आ जाता है, जो कि उस कन्वर्सेशन में शामिल होना चाहता था। उसने सबसे पहले सुना कि इनका ड्रैकुला के ऊपर क्या व्यू पॉइंट है, तो प्रोड्यूसर और राइटर यही कह रहे थे कि ड्रैकुला जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है। वेम्पायर्स की कहानियां हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तक हमें कोई भी वेम्पायर्स दिखाई नहीं दिया। इन बातों से श्रेक को काफी गुस्सा आने लगा और अब वो एक बैट को पकड़ लेता है, जिसे वो तुरंत ही खा रहा था। ये बहुत ही अजीब सी चीज हो रही थी, जिसे प्रोड्यूसर और राइटर दोनों देखते हैं। श्रेक तो अब अल्कोहल भी निकाल कर पीने लगा और सीधा वहां से चला जाता है। श्रेक शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते ही एक क्रू मेंबर को मारना स्टार्ट किया। हालांकि उसे मैरल ने चेतावनी दी थी कि तुम बेब के अलावा किसी और के पास मत जाना, बट श्रेक इससे नहीं मानता। उसने उस क्रू मेंबर्स को मारकर नीचे फेंक दिया। इस बात के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला होता और अगले दिन सभी लोग नेक्स्ट लोकेशन पर आ जाते हैं। उस कैमरामैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण मैरल ने एक दूसरा कैमरामैन अपॉइंट किया। इसका नाम बिग जी होता है, जिसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता था। और सभी लोग वहाँ पर जमा होते हैं और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। बिग जी ने तो मैरल को कई सारी टेक्निक्स बताई कि हम कैसे सीन्स को और अच्छा कर सकते हैं। सभी बिग जी के इस अपीयरेंस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। हमें तो दूसरी तरफ कहानी के मेन कैरेक्टर और श्रेक की कई सारी सीन्स शूटिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें कि श्रेक एक कॉफिन के अंदर मौजूद था। मेन कैरेक्टर को उसे देखकर डरना होता है और अब धीरे धीरे श्रेक बाहर निकलेगा। एक सीन खत्म होने के बाद बिग जी तो श्रेक के पास जाकर चेक करता है कि ये कैसा दिख रहा है। श्रेक के ऊपर बिल्कुल मेकअप भी नहीं किया गया होता, फिर भी वो इतना खतरनाक दिख रहा था। बिग जी तो श्रेक को देखकर काफी हंस रहा था, जिससे कि श्रेक अब थोड़ा सा और गुस्सा होने लगा। वो तो बाकियों से कह देता है कि बिग जी को मुझसे दूर कर दो। पूरे क्रू मेंबर्स अब शिप की शूटिंग करते हैं, जिसमें कई सारे चूहे बाहर निकल रहे थे। उन्हीं सारे सीन्स को अब मर्ज किया जाएगा, जिससे कि ये बताएंगे कि श्रेक का जन्म कैसे हुआ, वो इस दुनिया में क्या करने आया है और उसका एंड गोल क्या है। ये सारी चीजें मूवी में कवर की जाएंगी, पर एक्चुअल में किसी को अंदाजा नहीं था कि श्रेक रियल लाइफ में क्या चाहता है। अलग अलग एंगल से श्रेक के वीडियोस निकाले जा रहे थे और उसे एक डरावना लुक देने की कोशिश की जा रही थी। श्रेक तो पहले से डरावना था, इसीलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी।
अब आखिरकार मूवी का क्लाइमैक्स शूट किया जाने लगा, जिसके लिए उस ब्यूटीफुल एक्ट्रेस बेब को बुलाया जाता है। बेब के वहां आने पर सभी खुश हो गए, खासकर कि बिग जी। वो तो बेब के साथ काफी फ्लर्ट कर रहा था और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन बेब ने उसकी इंसल्ट कर दी और वहां से चली गई। यहाँ हमें श्रेक दिखाया गया जिसने कि बेब की बॉडी के प्रेजेंस को महसूस कर लिया होता है और अब वो चाहे तो बेब के ऊपर हमला करके उसका ब्लड पी सकता है। लेकिन मेरल सीधा श्रेक के पास पहुंचा और उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो बेब को पहले ही मार देगा तो वो अपने मूवी का क्लाइमैक्स नहीं शूट कर पाएगा। मेरल श्रेक को समझाता तो है, पर श्रेक ऐसा कह रहा था कि ये मूवी अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मेरल गुस्सा होकर श्रेक के ऊपर कूद तो पड़ता है, बट उसे बाद में पता चला कि ये असली वैम्पायर है। अगर श्रेक ने उसे काट लिया तो मेरल हमेशा हमेशा के लिए मारा जाएगा। मेरल डर के मारे वहां से चला जाता है। अब तो हमें वो राइटर दिखाया गया है जो प्रोड्यूसर से कहता है कि उसे लगने लगा है कि श्रेक एक वैम्पायर है, क्योंकि उसने बड़ी आसानी से किसी बैट को पकड़ा और खा लिया था। लेकिन प्रोड्यूसर राइटर को बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद हमने काफी ड्रिंक कर ली होगी, जिसकी वजह से अंधेरे में हमें कुछ दिखा नहीं। वो राइटर तो अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था सच्चाई पता करने के लिए, बट उसे क्या पता कि अंत में वो भी मरने वाला है। अब हमें बिग जी दिखाया गया जो स्क्रिप्ट गर्ल के साथ होटल में चला जाता है कुछ मजे करने के लिए। उसी होटल में तो बेब भी रुकी हुई थी। थोड़ी देर के अंदर बेब के कमरे से आवाज आने लगती है, जैसे कि अंदर से कोई जानवर आवाज दे रहा है। बिग जी तो अपनी प्राइवेट मीटिंग छोड़कर वहां पर भागते हुए आया और बेब के कमरे में इंटर होकर देखता है। पता चला कि बेब को नींद में चिल्लाने की आदत है। वो अभी भी सो ही रही थी, इसीलिए अब उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता और वहां से बाहर आ जाता है। बट हमें पता चला कि श्रेक ने भी ये आवाजें सुनी थी और वो उस जगह पर पहुंचा था। उसने तो सबके जाने के बाद बेब के कमरे में एंट्री ले ली। शायद वो कुछ गंदा काम करना चाहता था। श्रेक समझ रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा और बेब को पकड़कर उसका ब्लड पिएगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब बिग जी और प्रोड्यूसर को उसके ऊपर शक हो चुका है। उन्हें भी लगता है कि कहीं न कहीं श्रेक एक असली का वैम्पायर है। तो जैसा कि उन्हें पता था कि वैम्पायर्स दिन की रोशनी में बाहर नहीं जाते, इसीलिए बिग जी और प्रोड्यूसर ने मिलकर एक प्लान बनाया और श्रेक को उस कमरे में बुलाया। प्रोड्यूसर श्रेक से कुछ बातें करते हैं और बिग जी ने जल्द से जल्द वहां का एक दरवाजा ओपन किया। उसी दरवाजे से सूर्य की रोशनी अंदर गिर रही थी। अब अचानक श्रेक ने जैसे ये नोटिस किया तो वो दूसरी तरफ भाग गया। यानी इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि श्रेक एक वैम्पायर है। बिग जी और प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा चौंक गए और अब वो सीधा मेरल की तरफ जाते हैं, क्योंकि वही श्रेक को यहाँ लाया था। उससे बातें करने के बाद मेरल एक सच्चाई रिवील करता है। उसने कहा कि एक ऑथेंटिक मूवी बनाने के लिए उसने असली वाले वैम्पायर को कास्ट किया था, बट इसके बदले वो श्रेक को बेब दे देगा। और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, श्रेक को बेब चाहिए और वो उसका ब्लड पीना चाहता है। बिग जी और प्रोड्यूसर इस बात से शॉक हो गए और अब उन्हें किसी भी हालत में बेब की प्रोटेक्शन करनी है। श्रेक कभी भी बेब के पास पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। बेब की प्रोटेक्शन के लिए प्रोड्यूसर, मेरल और बिग जी वहां पर मौजूद होते हैं और वो बेब को बिजी रख रहे थे अलग ही शूटिंग के अंदर। अगर वो बेब को ये बता दे कि श्रेक तुम्हें मारने वाला है तो उन्हें एक परफेक्ट शॉट भी नहीं मिल पाएगा। मेरल ने तो उन सभी को कन्विंस कर लिया था कि अगर हमें अपनी क्लाइमैक्स का शॉट मिल जाए तो उसके बाद हम इस कमरे की खिड़कियां खोलकर उस वैम्पायर यानी कि श्रेक को मार देंगे। सभी इस बात से एग्री होते हैं और अब श्रेक उस कमरे में इंटर कर रहा था। श्रेक तो अब धीरे धीरे बेब की तरफ बढ़ता है, जैसे वो उसे एक ही बार में मार देगा। बेब कुछ नहीं कर पाती और वो इसे एक मूवी का पार्ट समझकर बेड पर लेट जाती है। बेब बहुत ज्यादा घबरा गई थी और अब श्रेक उसके एकदम पास आने लगा। ये पूरा सीन एकदम अच्छी तरीके से फिल्म हो तो इसीलिए बेब को एक इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन की वजह से बेब थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगी और फिर वो सभी अपना काम कर पाएंगे। अब इस जगह पर ग्रीन चिट मिलने के कारण श्रेक तो सीधा बेब के ऊपर कूद पड़ा और उसका ब्लड पीने की कोशिश करता है। मेरल तो वहां पर शूट करता ही जा रहा था और अब तुरंत ही प्रोड्यूसर और बिग जी ने मिलकर उस जगह की खिड़कियां और दरवाजे ओपन करने का ट्राई किया। बट पता चलता है कि श्रेक पहले से ही इसके लिए तैयार था। उसने हर एक चीजों को पहले से ही बंद करके रखा होता है, जिससे ऑब्वियसली ये सारे लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। श्रेक ने तो सच में बेब का खून पी लिया होता है और उसे अधमरा बना दिया होता है। जैसे लग रहा था कि वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। अब बिग जी इस तरीके से बेब को चोटिल तो नहीं होते देख सकता था। उसने तुरंत ही अपनी गन निकाली और श्रेक के ऊपर मल्टीपल फायर करना स्टार्ट किया। बाद में पता चला कि श्रेक के बॉडी पर इन बुलेट्स का कुछ असर ही नहीं होता, वो एकदम सही सलामत होता है। अब श्रेक तुरंत ही बिग जी के पास आता है और अपने नुकीले पंजे की मदद से उसका सर ही तोड़ देता है। बिग जी बेचारा बेब के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का सोच रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो गई।
अब तो प्रोड्यूसर भी इन चीजों को देखकर काफी डर गया और वहां से भागने लगा। वो तो अपनी शूटिंग करता जा रहा था और श्रेक को कहता है कि तुम बेब के साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। उसे सिर्फ मूवी के सीन से मतलब था। श्रेक को आजादी मिल गई तो वो अब बेब का वापस से जाकर खून पीने लगता है। उस मोमेंट पर हमें असली शैतान तो मेरल के बॉडी में दिखाई दिया। मेरल पागल हो चुका था अपनी मूवी बनाने के लिए और वो लगातार शूटिंग करता जाता है। उसके हिसाब से ये सब रियल है, यानी कि ऑडियंस उससे इंगेज कर पाएगी। श्रेक जो कि एक वैम्पायर था, उसने अब तक कई लोगों की जानें ले ली होती है। मेरल के पास अब उसका पूरा मूवी रेडी थी। क्लाइमैक्स भी अच्छी तरीके से शूट हो चुका होता है, बट थोड़ी देर के अंदर सारे खिड़की दरवाजे ओपन करके क्रू मेंबर्स अंदर आ गए थे। इसी वजह से सूर्य की रोशनी भी भारी मात्रा में अंदर आ जाती है और सीधा श्रेक की बॉडी पर पड़ती है। श्रेक बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी बॉडी जलने लगी। धीरे धीरे इसी तरीके से तड़पने के कारण आखिरकार श्रेक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि मेरल ने इन चीजों को भी रिकॉर्ड कर लिया था। अब तो उसे अपनी मूवी के लिए अनएक्सपेक्टेड एंडिंग मिल चुकी होती है, यानी कि उसका प्लान श्रेक को मारने का नहीं था, बट एंड में ये हुआ तो वो अपनी मूवी में इन चीजों को ऐड तो जरूर ही करेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मूवी बनाने के चक्कर में मेरल ने इतने लोगों की जान बर्बाद कर दी और हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।